नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए कि आपके सहयोग से हमारे आज 500 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए। 500 सब्सक्राइबर क्या हो गए? पूरे हो गए। मतलब हमारी जो रण क्षेत्र एजुकेशन एकेडमी की है वो 500 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। और अब अपना टारगेट क्या है? अब अपने को जल्दी अपने जो ये 500 की फैमिली है इसको 1K की फैमिली बनाना है। 1K की फैमिली बनाना है। ये आप सबसे मैं क्या है एक रिक्वेस्ट या फिर अपना एक निवेदन समझ लो और अपनी जो तैयारी है उसमें और भी मैं अब जोरों शोरों से प्रयास करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं, है ना। इसी के साथ ये तो थी अपनी शुभकामनाओं की घड़ी। अब आगे बात करते हैं। हम जो बात कर रहे थे अपनी मैंने कल आपको जो पढ़ाया था संधि के बारे में, वो संधि का लास्ट जो स्वर संधि का अंतिम प्रकार था अयादी संधि, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने कहा था कि अपनी थोड़ी सी क्लास रह गई थी कि मैं स्वर संधि का सार आपको बता नहीं पाया, है ना। सार नहीं बता पाया तो वो सार क्योंकि कल बिजली चली गई थी उस कारण से हम जो है सार कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम जो हमारी संधि का दूसरा प्रकार आता है जो व्यंजन संधि है इसको हम शुरू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हो सार के ऊपर। तो देखिए अपनी बात थी स्वर संधि का सार। स्वर संधि का सार ये जो अपन ने पढ़ा है पूरी स्वर संधि को अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। पूरी स्वर संधि को जो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है इसका सार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कि वास्तव मैंने कहा था कि मैं 5 लाइन आपको बताऊंगा और 5 लाइन में जो संधि के 5 प्रकार हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार है उनको अपन करने वाले हैं, तो स्वर संधि का सार जो मैंने बताया था कि 5 लाइन में अपन जो है इसके 5 प्रकारों को पढ़ेंगे, उसकी जो उसी से अपन पहचान भी कर पाएंगे और अपने सारे प्रश्न उससे सोल्व हो जाएंगे। देखिए पहले नंबर पे हम बात करें, मैंने कल आपको बताया था कि हमने क्या जोड़ा था। हमने ए या आ के साथ किसको जोड़ा था? ए या आ के साथ हमने ए या आ को जोड़ा था। तो बन क्या रहा था? तो हमारे सामने बन रहा था आ बन रहा था। फिर हमने इसके बाद में ई या दीर्घ ई के साथ ई या दीर्घ ई को जोड़ा था और फिर हमारे सामने बनकर क्या आया? फिर हमारे सामने बनकर आया क्या? हमारे सामने बनकर आया दीर्घ ई। और फिर हमने इसी में तीसरा सजातीय स्वरों को जोड़ा था। उसमें हमने ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में किसको जोड़ा था? ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में ऊ या दीर्घ ऊ को जोड़ा था और हमारे सामने क्या बन के आया? हमारे सामने दीर्घ ऊ बन के आया। और सब जगह हम जो सजातीय को जोड़ रहे हैं और बड़ा हमारे सामने बन के आया था, इसीलिए हमने इसको नाम दिया था क्या? दीर्घ। और जुड़ क्या रहे हैं? स्वर। और स्वर जुड़ रहे हैं और जुड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो दीर्घ स्वर संधि हमारा पहला प्रकार सामने था, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर में हमने कहा था कि ए या आ के बाद में ई या दीर्घ ई का योग हो, है ना। ई या दीर्घ ई का योग हुआ तो हमारे सामने बन के आया ए। और उसके बाद ए या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ का योग हुआ तो हमारे सामने बन के आया ओ। और उसके बाद जो मैंने बात कही थी उसके बाद आपसे कहा था कि ए या आ के बाद में जो हमारे सामने री का योग हुआ तो बन के आया हमारे सामने क्या? अर बन के आया। हमारे सामने क्या बन के आया था? अर बन के आया था। और ये ए ओ और अर बनना ही हमने इसको नाम दिया था जो हमारे संधि का दूसरा प्रकार है, जिसको हमने कहा था गुण संधि। जिसको हमने क्या कहा था? गुण संधि।
ये हमारे संधि का दूसरा प्रकार था। अब हम बात करें, देखिए अब हम आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था? तीसरे नंबर पर हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि इनको अपन ने जोड़ा, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि यदि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आई का योग हो, ए या आई का अगर योग होगा तो हमारे सामने क्या बन के आया? हमारे सामने आई बन के आया। उसके बाद में ए या आ के बाद में किसका योग हो? ओ या औ का योग हो, ओ या औ का योग हो, तो हमारे सामने क्या बन के आया था? हमारे सामने औ बन के आया था। हमारे सामने क्या बन के आया था? हमारे सामने औ बन के आया था। और ये बनना ही मैंने आपको बताया था कि ये बनना ही हमारा क्या कहलाया था? ये बनना ही हमारा वृद्धि संधि कहलाया था। क्या कहलाया था? वृद्धि संधि कहलाया था। जो हमारा तीसरा प्रकार है स्वर संधि का, वो आपके सामने आ गया। अब आगे बात करें चौथे नंबर पे, अगर बात करें चौथी लाइन की अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन? 3। कौन कौन सी? यदि ई या दीर्घ ई के बाद में, ई या दीर्घ ई के बाद में असमान स्वर हो, ई या दीर्घ ई के बाद में कैसा? असमान स्वर हो, है ना। उसके बाद ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो। और तीसरी की बात करें तो री के बाद भी क्या हो? असमान स्वर हो। री के बाद असमान स्वर हो तो फिर क्या होगा? तो ये ई या दीर्घी अपने स्थान पे ये में बदल जाएगी, ऊ या दीर्घ अपने स्थान पे व में बदल जाएगा, और री अपने स्थान पे किस में बदल जाएगी? र में बदल जाएगी। और इनका ये बदलना ही हमने क्या कहा था कि संधि का जो हमारा चौथा प्रकार है, जिसको हमने नाम दिया था कौन सा? यण संधि कहलाएगा। कौन सी संधि कहलाएगा? यण संधि कहलाएगा। यण संधि कहलाएगा। ये हमारा जो था। और अंतिम अगर अपन इसकी बात करें, तो देखिए अंतिम अगर अपन इसकी बात करें, हाँ, अंतिम जो 5वां है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि ए या आई के बाद कोई भी स्वर योग करे, ए या आई के बाद कोई भी स्वर योग करे, कोई भी स्वर, या दूसरी कंडीशन थी हमारे सामने कि ओ या औ के बाद कोई भी स्वर योग करे, ओ या औ के बाद भी कोई भी स्वर योग करे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ए बदलता है आई में, ए किस में बदलता है? आई में। और आई बदलता है आई में, ओ बदलता है औ में, तथा औ बदलता है आउ में। और ये बदलना ही, ये आई औ में बदलना ही हमारा संधि का जो 5वां प्रकार था वो कहलाया, उसका नाम था अयादी संधि। उसका नाम क्या था? अयादी संधि। ये 5 लाइनें अपने को ध्यान रखनी है। इससे बाहर हमारे स्वर संधि का कोई भी प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाहर हमारा स्वर संधि का कोई भी प्रश्न, पहली वाली लाइन ये ध्यान रखनी है, दूसरी वाली और इसको ध्यान रखना है। इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दिन अपने मोबाइल की डीपी पे आप लगा के रखेंगे। अगर 1 दिन या 2 दिन, जहां तक अपने को याद नहीं होता, अगर 2 दिन तक आपने लगातार अपने मोबाइल की डीपी पे अगर इसको लगा के रखा, तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप देखोगे तो देखते ही आपको याद हो जाएंगी। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब
ये तो थी हमारी स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार था, या अंतिम प्रकार नहीं सॉरी, जो अपने सार जो हमारी पूरी संधि का पढ़ा, ये था हमारा स्वर संधि का सार। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा संधि का दूसरा प्रकार आता है, संधि का हमारा दूसरा प्रकार आता है जिसको हम जानते हैं, आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है व्यंजन संधि। जिसका नाम क्या है? व्यंजन संधि। स्वर संधि को अपने बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने आपको पढ़ाया है। और अब हम बात करेंगे कि संधि का जो दूसरा प्रकार हमारे सामने आता है, संधि का जो दूसरा प्रकार हमारे सामने आता है वो कौन सा है? वो है व्यंजन संधि। वो कौन सा है? वो है व्यंजन संधि। पहली बात तो यही कि देखो, कुछ भी चीज अपन पढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने बेसिक इसका पढ़ा, जब हमने इसका बेसिक पढ़ा, तब अपन इसके बारे में क्या क्या अपन ने पढ़ लिया, क्या हम इसके बारे में जानते हैं, क्या हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं क्या? तो मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जो वर्णों का जो योग है वो कितने 6 प्रकार से होगा, जिसमें अपन ने पहला प्रकार पढ़ा था स्वर के साथ स्वर का योग, जो क्या कहलाया? जो हमारा स्वर संधि कहलाया था। अब मैं बात करता हूं कि व्यंजन संधि में जब उस टाइम मैंने आपको बताया था तो क्या था? तो अपने को ध्यान रखना है कि यदि स्वर के साथ, किसके साथ? स्वर के साथ व्यंजन का योग हो, यदि स्वर के साथ किसका योग हो? व्यंजन का योग हो। यदि व्यंजन के साथ स्वर का योग हो, यदि व्यंजन के साथ किसका योग हो? स्वर का योग हो, या फिर दोनों तरफ, या फिर व्यंजन के साथ किसका योग हो? व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो, अर्थात दोनों तरफ व्यंजन हो। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्योंकि संधि कहाँ होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, संधि कहाँ होती है कि ये प्रथम पद है, इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम, ये द्वितीय, अपन इसको दूसरा पद कह सकते हैं, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है, इन दोनों में संधि होती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि जो व्यंजन संधि है इसमें क्या क्या होगा, तो यदि अपने को प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर मिले और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या मिले? व्यंजन, तब भी हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यदि हमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन मिले और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण स्वर मिले, तब भी हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यदि दोनों प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये दोनों ही क्या मिले अपने को? दोनों ही व्यंजन मिले, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी संधि होती है, वो संधि कौन सी होगी? हमारी जो संधि होती है, संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी हमारी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारी होगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बात अपने को स्पष्टली ध्यान रखनी है। तो अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे हम मूल भाषा की बात करें, मूल भाषा मतलब मैंने जब भी आपको बताया कि मूल भाषा में जब नाम लूंगा, तो मैंने जब आपको भाषा का प्रकार पढ़ाए थे, भाषा के बारे में बताया था, तब मैंने कहा था कि जब भी मैं मूल भाषा की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक ही भाषा आनी चाहिए, वो कौन सी होगी? हमारी संस्कृत भाषा। वो कौन सी होगी? हमारी संस्कृत भाषा। मूल भाषा में जो ये व्यंजन संधि है, आपसे हमारे जो बहुत सारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मूल भाषा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने मूल भाषा पढ़ी है, उन्होंने जब व्यंजन संधि मूल भाषा में पढ़ी तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे उनको कुछ सूत्र दे दिए गए, जैसे झलाम जसवंते है ना, मौनुस्वार है, ऐसे कई सारे क्या दे दिए गए? सूत्र दे दिए गए। क्योंकि हमारी जो मूल भाषा है या संस्कृत है, उसको सबसे अच्छे तरीके से जो पढ़ा जाता है वो हमारी सूत्र विधि से पढ़ा जाता है। कौन सी विधि से पढ़ा जाता है? सूत्र विधि से पढ़ा जाता है। लेकिन वहां क्या है? वहां सूत्र विधि से पढ़ा जाता है और वहां इसके कुछ प्रकार भी हैं। व्यंजन संधि के कुछ क्या है? प्रकार है। व्यंजन संधि को क्या है? निम्न भागों में बांटा गया है। और वहां जो प्रश्न पूछा जाता है, मूल भाषा में जब प्रश्न पूछा जाता है व्यंजन संधि में से, तो वो अपने को सीधा नहीं पूछता डायरेक्ट, वो अपने को क्या प्रकारों में से पूछता है कि ये कौन सा प्रकार है, कोई शब्द दे दिया और वो डायरेक्ट अपन से पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रकार है। लेकिन अपने संस्कृत में ऐसा अपने हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में जब अपन से इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि इसके क्योंकि इसके प्रकार नहीं होते। देखो हिंदी में मैं आपको बताऊं कि इसके हिंदी में प्रकार नहीं होते, हिंदी में इसके प्रकार नहीं होते। बहुत सवाल है, हमारे मित्र जो है वो प्रकार बना के भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि क्या
करते हैं वो सरल लगे इस वजह से, जो मूल भाषा में सूत्र विधि से पढ़ाया जाता है वैसे ही वो हिंदी में भी क्या करते हैं, उसको हिंदी में भी वो क्या है, सूत्र विधि से पढ़ा दिया जाता है। हिंदी में भी वो क्या, सूत्र विधि से पढ़ा दिया जाता है। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इसके कोई प्रकार नहीं होते, तो अपने दिमाग में एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि इसके प्रकारों में से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न अगर पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि दिए गए पद, कोई पद दे दिया और वो आपसे बोलेगा कि इसमें व्यंजन संधि है या नहीं है, व्यंजन संधि है या नहीं है, तो इसका पूछने का भी कम चांस है। वो अपने को इसमें से ज्यादा प्रश्न किस में से पूछेगा, ज्यादा प्रश्न इसके संधि विच्छेद में से पूछेगा। कोई संधि विच्छेद देगा, उसमें पूछेगा कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, उसे जुड़वाएगा या फिर तोड़वाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और पूछेगा तब भी सीधा पूछेगा कि व्यंजन है कि स्वर है कि कौन सी है, क्योंकि भाग पूछेगा तो स्वर में पूछेगा, क्योंकि स्वर में अपन ने कितने 5 भाग पढ़ लिए। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, और यहां से अपनी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। यहां से अपनी क्या पहचान हो जाएगी। तो ये अपने व्यंजन संधि के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि यदि ये अपने को ध्यान रखना है ना। अब देखो, व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले, व्यंजन संधि शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको 2-4 पारिभाषिक शब्दावलियों से आपका परिचय कराना चाहता हूं, है ना, जिनके बारे में हो सकता है हमारे बहुत सारे मित्र जानते हो और बहुत सारे मित्र नहीं जानते हो। तो जो नहीं जानते उनके लिए और जो जानते हैं उनके लिए भी देखो, ज्ञान कहीं से मिले हमें ले लेना चाहिए। ज्ञान हमें कहीं, चाहे हमें उसके बारे में पता ही क्यों न हो, है ना। तो देखो, मैं कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की बात करूंगा। उसमें सबसे पहले या मैं लिख सकता हूं विशेष, है ना। आप इसको विशेष इंपोर्टेंट के रूप में एकदम पढ़ना है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, पहले नंबर पे एक अपने पास शब्द आता है जिसका नाम है आदेश। पहले नंबर पे अपने पास एक शब्द आता है जिसका नाम क्या है, आदेश। एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, एक और शब्द आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे, वो क्या है, आगम। वो क्या है, आगम। एक शब्द है आदेश, एक शब्द है आगम। इन दोनों को मैंने साथ में क्यों लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड। इन दोनों को अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, क्या होता है आदेश, क्या होता है आगम, क्या होता है आदेश, क्या होता है आगम। इसको समझने के लिए अपने को ध्यान रखना है कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, इनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो आगम होता है, ये जो आगम होता है ना, ये आगम होता है, आगम होता है, आगम होता है मित्रवत। आगम कैसा होता है, मित्रवत। और आदेश होता है शत्रुवत, आदेश होता है शत्रुवत। ऐसे मान के चलो कि आगम कैसा होता है, जब आगम होगा तो एकदम दोस्त की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह, अपने मित्र की तरह, अपने दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन आदेश होगा तो आदेश किसकी तरह होगा, एकदम शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, एकदम शत्रु की तरह व्यवहार करेगा। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आप समझिए, जैसे अपना कोई मित्र घर पे आया, अपना कोई मित्र कहाँ आया, अपना मित्र घर पे आया। घर पे आके जैसे ही आके वो बैठा तो वो आके बैठ गया। अब हमसे क्या हुआ कि हमने उससे पानी पूछ लिया। क्या पूछा, पानी। लेकिन हमने उससे चाय वगैरह नहीं पूछी, पानी पूछ लिया, उससे चाय नहीं पूछी। मेरे को आप बताइए, क्या अपना दोस्त बाहर जाके ऐसे बोलेगा कि मैं उसके घर गया था और उसने मेरे से चाय नहीं पूछी? ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। अगर वो अपना मित्र है तो नहीं बोलेगा कभी भी। लेकिन आप तुलना करो, अपना कोई दोस्त है, ये सॉरी दुश्मन है, अब अपना कोई कौन है, दुश्मन, अपने घर पे आया। वैसे तो दुश्मन घर पे आते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आ गया, अपन ने बुला लिया, उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई, पानी पिलाया, पानी के साथ साथ चाय भी पिलाई। लेकिन थोड़ी सी क्या कमी रह गई, चाय में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई, चाय में थोड़ी सी क्या रह गई, शक्कर कम रह गई। अब मेरे को बताओ, क्या वो बाहर जाके बुराई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल वो बाहर जाके बुराई करेगा। आपका दुश्मन है, वो बताएगा अरे मैं तो उसके घर गया था यार, उसको उसने तो क्या है कि चाय पिलाई, चाय भी ऐसी पिलाई, मतलब पूछ मत, उसमें शक्कर ने, पानी अलग जा रहा है, दूध अलग है, दूध भी ऐसा बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। वो क्या है कि एक गलती करी लेकिन 4 गलतियां और बताएगा। मतलब ऐसे अपने को ध्यान रखना है। देखो, इनका पहले मैं आपको बताऊं कि आदेश और आगम है ना, इसकी मैं आपको परिभाषा बताता हूं। इनकी परिभाषा क्या होगी? तो आदेश का होता है
कोई शब्द, सॉरी शब्द नहीं, कोई वर्ण बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिखना। समझो, कोई वर्ण बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिखना, कोई वर्ण बदलकर उसके स्थान पे क्या लिखना, दूसरा वर्ण लिखना। मतलब अपने पास मान लो कोई वर्ण है, मान लो अपने पास क वर्ण है और इस क वर्ण को बदलकर इसके स्थान पे कौन सा, मान लो मैंने ख वर्ण लिख दिया, इसको इसके स्थान पे क्या लिख दिया, ख वर्ण। मतलब बदल दिया ना, मतलब बदल दिया ना कि के का क्या, के जो है के का क्या अस्तित्व खत्म हो गया। अब कौन दिख रहा है अपने को, अब अपने को क्या दिख रहा है, ख। तो किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण को लिख देना या किसी वर्ण के स्थान पर उसको बदलकर दूसरा वर्ण लिख देना, वो क्या कहलाता है, वो आदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आदेश, है ना। आगम का मतलब क्या होता है, आगम का मतलब है नया वर्ण लिखना, नया वर्ण आना, या अपन कह सकते हैं नया वर्ण लिखना, नया वर्ण आना या नया वर्ण लिखना, नया वर्ण आना या नया वर्ण लिखना। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आदेश कैसा होता है, शत्रुवत, मतलब शत्रु की तरह, और आगम कैसा होता है, मित्रवत। अब शत्रुवत मतलब देखो ये कोई आदमी या खड़ा था और इसने उठा के बेचारे को जाने कहाँ फेंक दिया और इसकी जगह किसको ले आया, इसकी जगह कौन आ गया, ख। कौन आ गया, ख। अब लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं, तभी इन्होंने उठा के फेंका होगा इसको। तो अगर ये आया तो क्या शत्रु की तरह आया। और मित्रवत मतलब नया वर्ण आया तो इसको कोई दिक्कत नहीं कि मान लो के है, के साथ में इसने एक और नया वर्ण जुड़ गया, के साथ में एक और नया वर्ण जुड़ गया, के को नहीं हटाया उसने, के को नहीं हटाया, केवल आकर के वो अपनी जगह ऐसा कैसे ही बैठ गया। तो ये क्या है, आदेश, और ये क्या है, आगम। तो ध्यान रखना कि आगम कैसा होता है, आगम मित्रवत होता है, और आदेश कैसा होता है, आदेश होता है शत्रुवत। आदेश क्या होता है, शत्रुवत। आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। और तीसरा जो एक और शब्दावली है उसका मतलब मैं आपको बताऊं, तीसरी जो शब्दावली हमारे सामने आएगी वो हम लिखेंगे लोप। क्या लिखेंगे, लोप। लोप का मतलब क्या होता है, लोप का मतलब सीधा समझो गायब होना। लोप का मतलब क्या होना, गायब होना। लोप का मतलब क्या होना, गायब होना। मतलब यदि हम किसी शब्द को गायब कर देते हैं, यदि हम किसी शब्द को गायब कर देते हैं या किसी शब्द को हटा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, लोप होना। तो लोप का अर्थ क्या होता है, लोप का अर्थ होता है किसी वर्ण को हटा देना। किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है, किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है, किसी वर्ण को हटा देना लोप कहलाता है। किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है, लोप। एक और जो शब्दावली है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ध्यान रखना, जिसके बारे में आप कहूं क्या, संयोग। क्या, संयोग। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, संयोग के बारे में, कि दो पद मिलेंगे लेकिन विकार नहीं होगा, मतलब कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, संयोग। क्या लिखूंगा कि यदि दो वर्ण मिले किंतु उनमें कोई विकार न हो। दो वर्ण मिले किंतु उनमें कोई भी विकार न हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संयोग। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखता हूं मैं, क्या है, प्रातः काल, प्रातःधन काल। ये शब्द है प्रातःधन काली, संधि विच्छेद है। मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या है, जब मैं इसको जोड़ता हूं तो इसमें से क्या निकलता है, प्रातः, इसको हलंत किया, इसमें से अ निकला, अ के पीछे विसर्ग और पीछे क्या, के को हलंत किया तो इसमें से क्या निकला, आल, है ना, ये निकला। अब मेरे को क्या कहा कि इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो जब मैं इनको जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है प्रातः काल। शब्द क्या बनता है, प्रातः काल। अब मेरे को बताओ, देखो संधि विच्छेद भी ऐसा कैसा ही है, जब अपन इसको बनाया तो केवल बीच में से धन का चिन्ह हटा दिया,
केवल प्लस का चिन्ह हटा दिया मतलब संधि का हटा दिया, कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं। मतलब दो वर्ण मिल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब ये हुए, ये आपको ध्यान रखना है कि आदेश का मतलब होता है कोई वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर नया वर्ण लिख देना, और आगम का मतलब होता है नया वर्ण लिखना, मतलब इसमें बदलाव नहीं होगा। लोप मतलब किसी वर्ण को हटा देना, है ना। और उसके बाद संयोग मतलब यदि दो वर्ण मिल रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो हमारा संयोग कहलाएगा। अब देखिए मैंने कहा था आपको, जब मैं बता रहा था कि व्यंजन संधि जो है संस्कृत में इसके कुछ प्रकार हैं, लेकिन अपन यहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको हिंदी में जो व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा उसके नियम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नियम। उसके क्या पढ़ाऊंगा? नियम। मतलब जो संस्कृत मूल भाषा के जो सूत्र थे उनको हमने अपने हिसाब से, अपने तरीके से कुछ नियमों में बांट लिया, है ना, नियमों में बांट लिया, और उनको मैं आपको व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा। और लगभग हम व्यंजन संधि में आप मान के चलिए 24 से 26 कितने? 24 से 26 नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि में कितने? लगभग 24 से 26 नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला नियम। देखिए पहले नियम की बात करूं मैं आपके सामने, तो हमारा पहला नियम आता है। पहला नियम, अब देखो आपको ध्यान से समझना है, पुरानी वर्ण विचार की सारी वीडियो जो जितनी है वो सारी अपने यहाँ काम आने वाली है, सारी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी ऐसी कुछ शब्दावलियां बोलूंगा जिसके बाद आप कहोगे कि सर ये क्या हुआ। इसीलिए मैंने आपको वर्ण विचार इतने दिनों तक पढ़ाया और इतना विस्तार से पढ़ाया, है ना। देखिए नियम नंबर 1, पहले नियम की बात करेंगे हम। नियम 1, पहले नियम की बात कर रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब वर्ग कितने? मैंने आपको बताया कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, कौन सा वर्ण? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सघोष वर्ण, कौन सा वर्ण? सघोष वर्ण। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सघोष वर्ण योग करता है, तो ये जो पहला है, ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, ये जो पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के मतलब जिस वर्ग का ये पहला रहेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? आदेश। अब आदेश का मतलब आप समझ गए कि इस पहले को बदल के क्या करना है? तीसरा। पहले को बदल के क्या करना है? तीसरा। ये आदेश का मतलब है। अब दिमाग, आधे लोगों का दिमाग तो यहीं पे खराब कि सर ये क्या लिख दिया, क्या है ये, सघोष क्या होते हैं, ये आपने क्या लिख दिया। तो जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था तब घोष या कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया था वो 2 भागों में किया था। कौन सा? सघोष और अघोष। तो अब मैं बताऊं आपको कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो सघोष में आता है वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का 5वां, उसके बाद में प्लस इसमें आते हैं अंतस्थ। तो मैं अंतस्थ लिख देता हूं डायरेक्ट। तो य व र ल ये आते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? उष्म में से आता है उष्म से है आता है। और सभी क्या आते हैं इसमें? सभी स्वर आते हैं। सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। सभी क्या आते हैं? स्वर। ये इतने सारे वर्ण किसमें आते हैं? इतने सारे वर्ण जो है सघोष में आते हैं। अब देखो इसमें भी अपने को एक ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है? इसमें वर्ण में आते हैं, लेकिन इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है इसमें 5वें को अपने को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 5वें वर्ण को अपने को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 5वें को छोड़कर, इस 5वें को छोड़कर
देखो क्या कहा मैंने कहा कि यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और बाद में सगोष वर्ण हो, सगोष मतलब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ और सभी स्वर ऐसा है, तो पांचवे को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? पांचवे को छोड़कर अगर कोई भी वर्ण है तो पहला वर्ण अपने ही स्थान पे किसमें बदल जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। ये हमारा जो पहला नियम है। अब इसके अपन उदाहरण की बात करें तो इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, देखिए एक आता है सदाचार। क्या होता है? सदाचार। अपने को पहचान क्या दिखेगी? किसी शब्द में क्या होगा? शब्द में जब शब्द बनेगा तो शब्द में कौन सा तीसरा वर्ण अपने को दिखाई देगा? शब्द में तीसरा वर्ण अपने को दिखाई देगा, ये इसकी पहचान होगी। अब सदाचार जो है, सदाचार का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सत धन आचार। क्या होता है? सत धन आचार। सत धन आचार सदाचार का संधि विच्छेद होता है। सत धन आचार सदाचार का संधि विच्छेद होता है। अब देखो क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा है कि पहले वर्ग के बाद तो प्रथम पद के अंत में क्या है? स, इसको अलग किया तो त, और बाद में क्या है? आ, और पीछे क्या है? चार। अब देखिए अब अपने को क्या ध्यान रखना है? अब अपने को ध्यान रखना है कि पहला है, बिल्कुल पहला दिख रहा है, पहले के बाद में क्या है? सगोष भी है, बिल्कुल के सभी स्वर सगोष होते हैं, तो सगोष है, तो ये क्या होगा? पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो त वर्ग का तीसरा क्या होता है? त, थ, द। क्या होता है? द। तो क्या द में बदल गया? आगे क्या है? स, और पीछे क्या है? आचार। तो क्या बन जाएगा? ये इसमें मिल जाएगा, तो हमारे सामने बन के आया क्या? सदाचार। क्या बन के आया? सदाचार। हमारे सामने क्या बन के आया? हमारे सामने बन के आया सदाचार। हमारे सामने बन के क्या आया? हमारे सामने सदाचार बन के आ गया। ये अपने को ध्यान रखना है, और पहचान क्या होगी? तो पहचान मैंने आपको बताया कि शब्द में क्या दिखेगा? शब्द में अपने को तीसरा वर्ण दिखेगा, और उसको वापस जब अपन, क्योंकि पहले का तीसरा बना रहे हैं, तो जब इसको वापस जोड़ेंगे, वापस तोड़ेंगे, तो तीसरे का वापस क्या बना देंगे? पहला बना देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके कुछ और उदाहरण की अपन बात करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आता है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, वागीश। क्या आता है? वागीश। दूसरा आता है दिगंबर। तीसरा आता है अजंत। तीसरा क्या आता है? अजंत। और देखिए, और आता है अब्ज। और क्या आता है? और आता है अब्द। वागीश, दिगंबर, अजंत, अब्द, वागीश, दिगंबर, अजंत, वग्ध। और क्या आता है? और आता है सद्वंश। क्या आता है? सद्वंश। और क्या आता है? सद्वंश आता है। और क्या आता है? और देखिए एक और इसका उदाहरण है भगवद गीता। एक और उदाहरण इसका भगवद गीता। और एक और उदाहरण है इसका भगवत भक्ति। क्या है? भगवत भक्ति। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण हैं, आपने को ध्यान रखना है। अब वागी शब्द है, वागी शब्द का देखो तीसरा दिख रहा है, यहाँ पे तीसरा दिख रहा है, यहाँ पे तीसरा दिख रहा है, यहाँ पर भी तीसरा दिख रहा है, यहाँ पे भी तीसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ सब जगह तीसरा दिख रहा है। मतलब आपने क्या बदलना है? पहले में बदलना है। देखो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है, इसका होता है वाक धन ईश। क्या होता है वागीश का? वाक धन ईश। पहला है, पहले के बाद में सगोष है, तो पहले का तीसरे में बदला तो वागीश बन गया। दिगंबर का क्या बनता है? दिगंबर का बनता है दिक धन अंबर। दिगंबर का क्या बनता है? दिक धन अंबर। दिगंबर का क्या बनता है? दिक धन अंबर। अजंत का बनता है अच धन अंत। अजंत। देखो अजंत जो शब्द है, अच कहते हैं किसको? स्वर को। अच किसको कहते हैं? स्वर को। और अच धन अंत,
अच है जिसके अंत में, उनको क्या कहते हैं? अजंत। और अजंत ध्यान रखना किसके पर्यायवाची है? अजंत पर्यायवाची है व्यंजन का। अजंत किसका पर्यायवाची है? व्यंजन का। क्योंकि जो स्वर होते हैं वो किसके अंत में लगे होते हैं? स्वर व्यंजन के अंत में लगे होते हैं, इसलिए अजंत किसका पर्यायवाची है? व्यंजन का। और देखो अब्ज, अब्ज कहते हैं अप धन जय। जय का अर्थ मैंने आपको बताया था, जय का अर्थ होता है, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब कहते हैं जल को, अब कहते हैं जल को। तो जन्म लेने वाला, तो जल में कौन जन्म लेता है? तो ध्यान रखना जल में कौन जन्म लेता है? कमल। तो अब्ज किसका पर्यायवाची है? कमल का। अब्द, अब्द की बात करें तो अप धन दे, दे का अर्थ होता है देने वाला। दे का अर्थ क्या होता है? देने वाला। अर्थात अप मतलब जल, जल देने वाला कौन होता है? बादल। तो अब्द किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। सदवंश का क्या होगा? तो सदवंश का होगा सतधन वंश। सदवंश का क्या होगा? सतधन वंश। भगवत गीता का क्या होगा? तो भगवत धन गीता। और भगवत भक्ति का क्या होगा? इसका होगा भगवत धन भक्ति, भगवत धन भक्ति। ये हमारे जो है हमारे नियम नंबर 1 के उदाहरण है। ये हमारे नियम नंबर 1 के उदाहरण है। और मोटे मोटे लगभग उदाहरण इनमें से लगभग परीक्षाओं में इनमें से ही पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी और आरबीएससी के लगभग उदाहरणों की अपन बात करेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी के लगभग उदाहरणों की हम बात करेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी के लगभग उदाहरणों की हम बात करेंगे, है ना। और अगर हम बात करें तो इसका एक और उदाहरण अगर हम देखें तो इनका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर बता देता हूं एक और उदाहरण। चलो इधर देख लेते हैं। इसका एक और उदाहरण आता है सदानंद। सदानंद, है ना। तो इसका संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद। क्या होगा? सत धन आनंद। ये सदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। और ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में, सदानंद शब्द भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सदानंद शब्द भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये हमारा पहला जो नियम रहा। तो आज के हमारी क्लास को हम यही विराम देंगे। और जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले नियम के, आप अधिक से अधिक उदाहरण सोल्व कीजिए, है ना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी आपको एकदम नए तरीके से पढ़ने को मिलेगी और उस पर अपन बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको वापस हमारे जो यूट्यूब फैमिली वो 500 की हो गई है, इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। और आपसे आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम जल्दी से जल्दी 1K की फैमिली हमारी होगी, 1K की फैमिली होगी और हम एकदम लाइव रूबरू आपके सामने होंगे। तब आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे और लाइव क्लास में हम आमने सामने मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली को जल्दी जल्दी बढ़ाइए। इसी के साथ हमारी क्लास को हम आज यहीं विराम देंगे। देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।